Hello everyone, welcome to Milvano app. Today we are going to learn about tools and techniques of biotechnology. तो यहाँ पे आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि ये जो डीएनए या जीन्स की हम लोग कट करते हैं इसमें कौन से टूल यूज़ होते हैं और टेक्निक क्या क्या होती है। तो सबसे बेसिक अगर बात करें कि किसी भी चीज़ को अगर हमें कट करना है, किसी चीज़ से ऐड करना है, तो हमें उसके लिए कुछ टूल्स चाहिए ना। जैसे फॉर एग्जांपल किसी कपड़े को कट करना है तो उसके लिए हमें एक सीजर चाहिए, एक स्विंग मशीन चाहिए, सिलाई मशीन, जिससे हम लोग स्टिचिंग कर सके, है ना। तो अब यहाँ भी डीएनए को कट करने के लिए और फिर उसको ऐड करने के लिए कुछ टूल्स यूज़ होते हैं और ये कुछ और नहीं होते, कुछ एंजाइम्स ही होते हैं जो ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं या फिर हम उसको एक्स्ट्रा सोर्स में प्रोवाइड करते हैं जिससे डीएनए हमारा कट हो जाता है और फिर किसी और डीएनए के साथ जो एक्स्ट्रा डीएनए है उसके साथ ऐड ऑन हो जाता है। तो ओवरऑल आज हम लोग को यही डिस्कस करना है इस टॉपिक के अंदर में। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो इसमें आते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, इनको रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स भी कहा जाता है। Let's see, in the year 1963, two enzymes responsible for restricting the growth of bacteriophage in the E. coli were isolated. 1963 में दो एंजाइम जो रिस्पॉन्सिबल थे रिस्ट्रिक्शन ऑफ द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफाज, जो बैक्टीरियोफाज की ग्रोथ हो रही थी उसके लिए ये रिस्ट्रिक्शन का काम कर रहे थे, तो उसको आइसोलेट किया गया था। लेकिन कहाँ से? ई कोलाई से, इसेर्चिया कोलाई से कहते हैं, ई कोलाई भी इसको कहते हैं, तो इससे आइसोलेट किया गया था। अब देखिए इसमें से वन ऑफ दीज एडेड मिथाइल ग्रुप टू डीएनए, एक क्या करता है मिथाइल ग्रुप टू डीएनए में ऐड करते हैं और दूसरा कट करता है डीएनए को। जो डीएनए होता है, जैसे कि इसमें डबल वाइंडिंग होती है ना, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, वाइंडिंग होती है, तो इस वाइंडिंग को ओपन करेंगे तभी तो होगा, तो अब इसको कट करना पड़ता है। द लेटर वॉज कॉल्ड रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस, बाद में इसको क्या कहा गया? रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस का नाम दिया गया। फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस जो था इसका नाम है हिंद 2, इसको रोमन नंबर में लिखते हैं हिंद 2, whose functioning depend on a specific DNA nucleotide sequence was isolated and characterized 5 years later। देखो पहले तो जो रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस था इसका तो नाम हमें पता चल गया, इसका नाम था हिंद 2, जिसकी फंक्शनिंग डिपेंड करती है स्पेसिफिक डीएनए पे, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस पे। किसी भी चीज़ की फंक्शनिंग अगर कहें तो किसी स्पेसिफिक चीज़ पर डिपेंड करती है। जैसे अगर हम कहें कि हमारी फंक्शनिंग किस पे डिपेंड है, तो भाई अगर हमें न्यूट्रिएंट मिलेगा तभी तो हम कोई पर्टिकुलर फंक्शन कर पाएंगे। या फिर जैसे अब हम आपको पढ़ा रहे हैं तो मेरी फंक्शनिंग है कि हम आपको पढ़ाएं और मेरा डिपेंड है कि ये प्रेजेंटेशन मेरे पास हो। आप स्टूडेंट हो तो आपकी फंक्शनिंग है कि आपका काम है स्टडी करना, और किस पे करोगे आप? अपनी नोटबुक पे, अपनी बुक पे। तो यहाँ भी वही कह रहे हैं कि जो फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस था हिंद सेकेंड, जिसकी फंक्शनिंग डिपेंड थी स्पेसिफिक डीएनए न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस पे। स्पेसिफिक थे, स्पेसिफिक मतलब वो सिर्फ उसी के लिए था, किसी और चीज के लिए नहीं था। उसको आइसोलेट किया गया और 5 इयर्स बाद, सोचिए 5 इयर्स बाद उसका कैरेक्टराइज्ड किया गया था। कितना लंबा समय है। It was found that HIN2 always cut DNA molecule at a particular point by recognizing a specific sequence of 6 base pairs। अब ये देखिए बड़ी कमाल की बात है यहाँ पे, ये मिला कि HIN2 जो था ये हमेशा डीएनए मॉलिक्यूल्स को एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ही कट करता है। अब ये तो जैसे मान लीजिए इंडोन्यूक्लियस है, रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस है, तो ये तो कहीं भी कट कर सकता है, कहीं भी पॉइंट कर सकता है, लेकिन ये बड़ा स्पेसिफिक था, ये रिकॉग्नाइज कर लेता था और एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ही कट करता था। जो स्पेसिफिक सीक्वेंस होते हैं 6 बेस पेयर्स के, उसमें ये एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ही कट करता है। जैसे कि इसको पता हो कि हमें कट कहाँ करना है, वैसे ये जानता है कि इसको कट कहाँ करना है और ये एक स्पेसिफिक जगह पे ही कट करता है। दिस स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस, ये जो स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस है इसे हम लोग कहते हैं रिकॉग्निशन सीक्वेंस फॉर हिंद 2। ये रिकॉग्निशन सीक्वेंस है फॉर हिंद 2 का, रिकॉग्नाइज कर लेता है ना। इसका मतलब रिकॉग्निशन सीक्वेंस का मतलब ये रिकॉग्नाइज कर लेता है। रिकॉग्नाइज करना मतलब मुझे पता है, जैसे आपका कल पेपर है तो आपको रिकॉग्नाइज है कि मुझे आज पढ़ना है, तो वैसे भी इसको भी पता है कि मुझे कहाँ कट करना है, तो ये इसको रिकॉग्नाइज होता है, तो इसका नाम है, इसको हम लोग कहते हैं रिकॉग्निशन सीक्वेंस। ठीक है, लेकिन हिंद 2 का है।
Now, the convention for naming these enzyme is the first letter of the name come from the genus. ये जो हिंद 2 है, इसका जो फर्स्ट लेटर है H, ये आता है इसके जीनस से, जिस जीनस से ये बिलोंग करता है उससे। किसी भी चीज़ की नेमिंग ऐसे नहीं कर देते, जैसे ये एंजाइम्स हैं तो इनकी पर्टिकुलर नेमिंग की जाती है कि वर्ल्ड वाइड, ऑल ओवर नेशन, ऑल ओवर इंटरनेशनल ये एक ही नाम से जाने जाए। वरना हमारे इंडिया में मान लीजिए किसी और चीज़, किसी और पे बेस इसका नाम रख दिया गया, किसी और कंट्री में किसी और बेस पे, और फिर बाद में क्लैशेस हो जाए कि ये था वो था, हमने किया इन्होंने किया, तो ऐसी प्रॉब्लम्स ना आए। दैट्स वाई इंटरनेशनल लेवल पे एक सेटअप बैठाया गया है कि एंजाइम्स का नाम या फिर किसी पर्टिकुलर चीज़ का नाम ऐसे रखेंगे। ओके, तो जो फर्स्ट लेटर है वो H, ये बिलोंग करता है जीनस से, और सेकेंड लेटर जो होता है, देखिए यहाँ पे लिखा है जीनस, और सेकेंड 2 लेटर्स जो होते हैं ये उसकी स्पीशीज से आते हैं जो प्रोकैरियोटिक सेल के होते हैं, है ना। HIN ये स्पीशीज प्रोकैरियोटिक सेल के होते हैं जिनसे उनको आइसोलेट किया गया है। फाइन, अब जैसे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है इको R1, है ना, ई कोलाई R1। उसके बाद ये आते हैं इसेशिया कोलाई RY13 से। अब इसमें जो इको R1 है, इसमें जो पहला लेटर है R, है ना, ये डिराइव होता है नेम ऑफ द स्ट्रेन। स्ट्रेन किस स्ट्रेन का है ये, तो उससे ये आता है। और ये हमेशा, ये जो यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, ये हमेशा रोमन नंबर में लिखा हुआ रहता है। कभी भी इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि इसको नॉर्मल ऐसे 1 लिख दिया या ऐसे 1 लिख दिया, ऐसे नहीं, ये हमेशा रोमन नंबर में ऐसे लिखा जाता है। फाइन। Now, Roman number following the name indicate that order in which enzyme were isolated from a strain of bacteria. अब ये रोमन नंबर भी ऐसे ही नहीं लिख देते। ये जो रोमन नंबर होता है ये इंडिकेट करता है कि किस ऑर्डर का एंजाइम है जहाँ से इसको आइसोलेट किया गया है बैक्टीरिया के स्ट्रेन से। जो बैक्टीरियल स्ट्रेन होता है उससे इसको आइसोलेट किया जाता है, तो उसका हमें नंबरिंग करना पड़ता है, वो उस नंबरिंग को इंडिकेट करते हैं, और ये हमेशा रोमन नंबर में ही होंगे। क्लियर? चलिए, सो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम बिलोंग करते हैं एक लार्जर क्लास ऑफ एंजाइम जिसे हम लोग कहते हैं न्यूक्लियेसेस। क्या कहते हैं इसे हम लोग? न्यूक्लियेसेस। ये होते हैं 2 काइंड के, एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हमेशा बिलोंग करते हैं एक बड़े क्लास के एंजाइम से, और उसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियेसेस। जहाँ भी ASE आएगा ना, देखिए यहाँ पे लिखा है ASE लास्ट में, यहाँ पे ASE, तो ये समझ जाइएगा कि इसकी एंजाइम की बात हो रही है। कभी भी जब एंजाइम की बात करते हैं तो उसके लास्ट में ASE जरूर होता है, ठीक है। तो ये जो 2 होते हैं एक्सोन्यूक्लियस, एंडोन्यूक्लियस। एक्सोन्यूक्लियस क्या काम करता है? तो एक्सोन्यूक्लियस जो होता है ये रिमूव करते हैं न्यूक्लियोटाइड को, जो एंड के न्यूक्लियोटाइड होते हैं उनको रिमूव करते हैं। डीएनए के एंड में जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं उनको रिमूव करने का काम करते हैं एक्सोन्यूक्लियस। एक्सो मतलब बाहर, तो ये जो एंड के न्यूक्लियोटाइड होंगे, आउटसाइड वाले न्यूक्लियोटाइड, उसको रिमूव करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद एंडोन्यूक्लियस जो होते हैं ये स्पेसिफिक पोजीशन पे कट करते हैं। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस था ना, तो एंडोन्यूक्लियस क्या करता है? स्पेसिफिक पोजीशन पे कट करते हैं डीएनए के स्पेसिफिक पोजीशन पे जो कट करेंगे दैट इज नोन एज एंडो। एंडो मतलब इनसाइड, जो इनसाइड वाले पार्ट को कट करेंगे, और एक्सो मतलब जो आउटसाइड वाले पार्ट को कट करेंगे, दैट इज नोन एज एक्सोन्यूक्लियस। न्यूक्लियोटाइड्स को, डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स। हर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो होता है, ईच रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ये फंक्शन करते हैं बाय इंस्पेक्टिंग द लेंथ ऑफ डीएनए सीक्वेंस। कोई भी चीज़ कैसे किसी को कट कर देगी। देखिए यहाँ पे अगर हम लोग बात करें एंडोन्यूक्लियस की, जो इनसाइड में कट करेगा, तो वहाँ पे उसको पता होना चाहिए ना कि ये डीएनए की लेंथ कितनी है। जब वो इस डीएनए की लेंथ को जानेगा तभी तो आगे काम कर पाएगा, नहीं जानेगा तो किसी भी पोजीशन पे कट कर सकता है। तो सबसे पहले वो इंस्पेक्शन करता है, इंस्पेक्टिंग करता है कि डीएनए की लेंथ कितनी है, डीएनए सीक्वेंसेस कितने हैं, लेंथ ऑफ अ डीएनए सीक्वेंसेस। तो पूरी डीएनए सीक्वेंस की लेंथ को पहले ऑब्जर्व करता है, इंस्पेक्ट करता है। उसके बाद जब इसको स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस मिल जाएगा, जब वो पूरा लेंथ देख लिया तो उसको पता चल गया कि लेंथ इतनी है, अब मुझे कट यहीं से करना है, तो क्या करता है वो,
ये बाइंड करता है टू द डीएनए और कट करता है 2 स्ट्रैंड्स ऑफ डबल हेलिक्स एट स्पेसिफिक पॉइंट। स्पेसिफिक पॉइंट जो डबल हेलिक्स डीएनए होते हैं उनके स्पेसिफिक पॉइंट पे कट करता है। जैसे मान लीजिए ये है, ठीक है, तो जहां पे मान लो ये कट कर रहा है, जैसे कि ये कट कर रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे ही दूसरे ऑपोजिट साइड से भी वो कट करेंगे। ऐसा नहीं है कि एक बार यहाँ से कट कर दिया और एक बार यहाँ से, नहीं, ये गलत हो जाएगा। यही ये वाला सही है कि ऑपोजिट साइड्स में स्ट्रैंड्स के एकदम ऑपोजिट में वो कट लगाते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ईच रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रिकॉग्नाइज अ स्पेसिफिक पैलिएंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड sequences of base pair that read sum of 2 strand when orientation of reading kept the same in the DNA। तो ये पैलिएंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस को रिकॉग्नाइज करते हैं कि कौन से पैलिएंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस हैं, उसके बाद इस पे ये काम करते हैं। यहाँ भी लिखा है कि 2 स्ट्रैंड है डबल हेलिक्स के स्पेसिफिक पॉइंट पे जो शुगर फॉस्फेट बैकबोन होते हैं, डीएनए इसी के तो बने होते हैं, तो आप उनको वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं और उसके बाद वहाँ पे वो कट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऑपोजिट जगह पे कट करते हैं। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होते हैं ये कट करते हैं स्ट्रैंड ऑफ डीएनए लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर, जो सेंटर से थोड़ा सा दूर, जो पॉलीएंड्रोम साइट का जो सेंटर है उससे थोड़ा सा दूर पे वो कट करते हैं, ना कि एकदम बीच में। नाउ बट बिटवीन द सेम 2 bases ऑन ऑपोजिट स्ट्रैंड दीज लीव स्ट्रैंड पोर्शंस एट द एंड। तो ये क्या करता है, सेम 2 bases ऑपोजिट स्ट्रैंड है, इधर वाला स्ट्रैंड, एक ये वाला स्ट्रैंड है और एक ये वाला ऑपोजिट स्ट्रैंड है ना, तो अब ये ऑपोजिट स्ट्रैंड को सेम 2 bases जो होते हैं उनके जो ऑपोजिट स्ट्रैंड पे ये कट करते हैं और लीव कर देते हैं एक सिंगल स्टैंडर्ड पोर्शन एट द एंड, एक सिंगल स्टैंडर्ड पोर्शन छोड़ देते हैं। अब ये इसको अगर मान लीजिए ये ऐसे ऐसे हो जाता है, क्लियर। नाउ देयर आर ओवरहैंगिंग स्ट्रेचेस कॉल्ड स्टिकी एंड। अब इसके पास क्या बचेगा, जैसे मान लो कि यहाँ से इसने कट लगाया, ओके, यहाँ से इसने कट लगा दिया, तो अब इसका एंड क्या होगा, स्टिकी एंड हो जाता है। इसके पास मतलब वो एंड होगा कि अगर यहाँ से कोई दूसरा डीएनए आके जुड़ना चाहे तो वो उस स्टिकी एंड से ऐड ऑन हो जाता है, जुड़ जाता है, तो उसको हम लोग स्टिकी एंड कहते हैं। और ये हर स्ट्रैंड में होता है जहाँ से भी कट लगाया जाता है, तो उसके लिए इसको पता होना चाहिए कि कट कहाँ करना है ताकि वो स्टिकी एंड उसको पता हो। जैसे किसी चीज़ को अटैच करने के लिए उसके पास या तो टेप होना चाहिए, सेलो टेप जैसे कि, या फेविकोल होना चाहिए, तो अब इसके पास क्या है, इसके पास स्टिकी एंड है। स्टिकी एंड से कोई भी डीएनए आता है और वहाँ अटैच हो जाता है, जो फॉरेन डीएनए इंसर्ट किया जाता है। ओके तो ये ओवरहैंगिंग स्ट्रेचेस जो होते हैं इसको कहते हैं स्टिकी एंड। दीज आर नेम बिकॉज दे फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद देयर कॉम्प्लीमेंट्री कट काउंटर पार्ट। इसको स्टिकी एंड का नाम क्यों दिया गया, क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्ड को फॉर्म कर लेते हैं अपने कॉम्प्लीमेंट्री कट काउंटर पार्ट से। जो इनका कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट होगा जिससे उसको ऐड ऑन होना होगा, तो उससे हाइड्रोजन बॉन्ड ये फॉर्म कर लेते हैं और फिर ऐड ऑन हो जाते हैं। नाउ ये जो स्टिकनेस होती है इनकी, ये फैसिलिटेट करती है एक्शन ऑफ एंजाइम डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज को ये फैसिलिटेट करती है। जो स्टिकी एंड होता है यही डीएनए लाइगेज को फैसिलिटेट करता है। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस यूज किए जाते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग टू फॉर्म अ रिकॉम्बिनेंट molecules of DNA which are composed of DNA from different sources और जीनोम्स। देखो यहाँ पे ये किया जाता है कि जैसे मान लो किसी प्लांट में कोई डीएनए है, ओके, अब उसके हमें जीन्स को या डीएनए को थोड़ा चेंज करना है, हम चाहते हैं कि उसकी कुछ क्वालिटी चेंज हो जाए। तो अब मान लो एक प्लांट है जिसमें से हमें फ्रूट्स बहुत अच्छी क्वालिटी के मिल रहे हैं और दूसरा प्लांट है जिसमें हमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मिल रहे हैं। तो अब क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हमें एक ही फ्रूट से क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों मिल जाए। ओके तो क्या करेंगे, क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को मिक्स करने की कोशिश करेंगे। तो अब क्वांटिटी वाली जो जीन्स है उसको थोड़ा सा निकाल के हम क्वालिटी वाले प्लांट में डालते हैं, उसके क्वांटिटी वाले डीएनए को निकाल के क्वालिटी वाले डीएनए में डालेंगे। अब ये डीएनए इतना सारा प्रोसेस करता है, उसके बाद ये जाके ऐड ऑन होता है।
समझे? तो अब जब प्लांट ग्रो अप करेगा तो उसमें सेल जो डिवीजन होते हैं वो तो हमने कहाँ डाला, सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए, तो डीएनए वहाँ डाल दिया। अब वहाँ पे ये डीएनए दूसरा फॉरेन डीएनए जाके अटैच होता है जो हमने क्वालिटी वाले से, क्वांटिटी वाले से लिया था। तो क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों का डीएनए मर्ज हो गया। अब मर्ज होने के बाद जब ये आते हैं तो फिर इनका सेल डिवीजन होता है, फिर वही इनका जेनेटिक मटेरियल डिवाइड होने लगता है और फिर हमारे प्लांट्स में वैसे क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों मिलने लगती है। ठीक, तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को यूज किया जाता है इन द जेनेटिक इंजीनियरिंग टू फॉर्म रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल्स, डीएनए के रिकॉम्बिनेंट्स मॉलिक्यूल को फॉर्म करने के लिए, जो कि कंपोज करते हैं डीएनए फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज और जीनोम। अब ये डीएनए किसी अलग सोर्स से हो सकता है, किसी अलग जीनोम से भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि एक ही प्लांट का हो, सब अलग। जैसे किसी प्लांट में किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का डीएनए डाल दिया गया, ये भी किया गया है। जैसे बीटी कॉटन है तो उसमें एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का डीएनए डाला गया है। ओके, ये अभी हम लोग पढ़ेंगे। सो when we cut the same restriction enzyme, the resultant DNA fragment have same kind of sticky end. अब जब दो चीज़ों को एक ही जगह से काटा जाएगा तो सेम होगा, फ्रेगमेंट सेम होंगे, स्टिकी एंड भी होगा, और ये स्टिकी एंड जो होते हैं एक दूसरे के साथ जॉइंट हो जाते हैं एंड टू एंड, जिसमें हेल्प करते हैं डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज हमेशा एड ऑन के लिए काम करते हैं, तो डीएनए लाइगेज इसको जोड़ देता है। फाइन, चलिए ये पूरा प्रोसेस है जो अभी हम बता रहे थे कि एक फॉरेन डीएनए होगा, एक प्लांट का डीएनए होगा। सी, एंजाइम कट बोथ डीएनए स्ट्रैंड एट द साइट, ये पर्टिकुलर साइट है। अब यहाँ से इसको डीएनए को कट करना है, और ये एक फॉरेन डीएनए, ये वेक्टर डीएनए, ये एक फॉरेन डीएनए है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या करता है, दो स्ट्रैंड्स हैं, ये दो स्ट्रैंड जैसे अभी बता रहे थे। तो अब इन दोनों स्ट्रैंड्स में से यहाँ से देखो ये वाले हिस्से को कट करके निकाल दिया गया। फाइन, और इस वाले में से यहाँ वाले हिस्से को निकाल दिया गया। गॉट इट? तो अब ये दोनों चीजें, इसका नीचे वाला हिस्सा और इसका ऊपर वाला हिस्सा, दोनों हिस्से ऐसे आएंगे, ऐसे कोलैप्स करेंगे और मर्ज हो जाएंगे, और ये बना लेते हैं, यहाँ पे इनके पास होते हैं स्टिकी एंड्स, इनके पास भी होते हैं, और ये दोनों स्टिकी एंड्स मिलके हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेते हैं और जुड़ जाते हैं हमेशा के लिए। ठीक है, जब ये जुड़ गए तो डीएनए फ्रेगमेंट जो स्टिकी एंड के साथ था, तो ये हमारा नया रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाता है। ये देखो यहाँ पे नया रिकॉम्बिनेंट डीएनए दिख रहा है, तो ये नया रिकॉम्बिनेंट डीएनए जिसमें एक वेक्टर डीएनए है, एक फॉरेन डीएनए है, एड ऑन हो जाते हैं। अब ये सारा प्रोसेस कहाँ हो रहा है? ये सारा प्रोसेस सेल के अंदर न्यूक्लियस में हो रहा है, और जब फिर इसका रेप्लिकेशन होगा, डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, तो इस नए वाले डीएनए का रेप्लिकेशन होने लगता है ना इंटरेस्टिंग चीज। चलिए ये देखिए, ये अगर हम लोग बात करें जो वेक्टर डीएनए प्लाज्मिड होता है तो ये सर्कुलर फॉर्म में होता है। अब देखो ये नॉर्मल डीएनए है और ये सर्कुलर डीएनए है, फिर जैसे इनमें कट लगता है, सर्कुलर डीएनए में जब हम लोग कट करते हैं तो ये एक बैंड बना लेता है ना। कोई भी चीज़ जैसे मान लीजिए आपके पास राउंड फॉर्म में है, तो इसको हमने कट कर दिया, थ्रेड है ये एक, तो अब वो कैसी हो जाएगी? ओपन हो जाएगी, पूरी ऐसी लीनियर हो जाएगी। जबकि कोई लीनियर चीज़ को हम लोग कट करेंगे, कोई ऐसी चीज़ है तो इसको अगर हम कट करेंगे तो एक दो छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड हो सकती है, दो तीन भी हो सकते हैं, है ना। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि प्लाज्मिड डीएनए कितने पार्ट में डिवाइड होते हैं, या फिर लीनियर डीएनए कितने पार्ट्स में डिवाइड हो सकते हैं। ओके, तो प्लाज्मिड डीएनए सिर्फ एक ही सेगमेंट बनाता है, ये वाला, जबकि लीनियर डीएनए मोर देन 1 2 बनाते। गॉट इट? तो इनका अब देखिए, ये यहाँ पे लाइगेज जो होते हैं ये ज्वाइन कर देते हैं फॉरेन डीएनए के प्लाज्मिड को। ये डीएनए प्लाज्मिड है फॉरेन का, वेक्टर डीएनए प्लाज्मिड है, और ये फॉरेन डीएनए है। तो अब यहाँ से कट कर दिया गया, तो ये वाला छोटा सा हिस्सा इसके साथ आके जुड़ जाता है, यहाँ पे जुड़ गया, तो ये बन गया एक डीएनए। अब इसका ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया गया है ई कोलाई में। ई कोलाई में जब इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया गया है, तो फिर जब इसका सेल डिवीजन होगा तो इसके पास यही वाला डीएनए होगा, सर्कुलर फॉर्म में इनके पास डीएनए होगा। समझ में आई चीज? सो ये ओवरऑल डायग्राम है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का। इसको समझ के तो पूरा कॉन्सेप्ट समझ गए। दो ही एंजाइम्स हैं, वही आपको याद रखें। नाउ सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स।
सेपरेशन और आइसोलेशन कैसे करते हैं, तो ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। अभी तो आपने देख लिया पूरा पूरा ओवरऑल कि सेपरेट हो गए, ऐड ऑन हो गए, लेकिन अब सेपरेशन और आइसोलेशन करेंगे कैसे, ये भी तो पता होना चाहिए। सो सी द कटिंग ऑफ डीएनए बाय रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रिजल्ट्स इन द फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए। जब कटिंग होती है तो डीएनए के फ्रेगमेंट्स बन गए, जैसा अभी हम लोगों ने देखा फ्रेगमेंट्स अलग अलग बन गए। उसके बाद क्या होता है, ये फ्रेगमेंट जो होते हैं दैट इज सेपरेटेड बाय अ टेक्निक नोन एज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक टेक्निक होता है, उसको यूज करके इसको इस डीएनए के फ्रेगमेंट्स को सेपरेट किया जाता है, अलग अलग किया जाता है। सिंस डीएनए फ्रेगमेंट क्या होते हैं, डीएनए नेगेटिवली चार्ज होते हैं, तो जब ये नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल होते हैं और इनको सेपरेट किया जाता है तो ये मूव करते हैं एनोड की तरफ। देखिए यहाँ पे एक ऐसे टब टाइप का होता है, इसमें पूरा मैट्रिक्स भरा होता है और इस मैट्रिक्स के अंदर यहाँ पे थोड़ा थोड़ा डीएनए फिल कर दिया जाता है। डीएनए ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज से ये किधर जाएगा, नेगेटिव चार्ज को जब इलेक्ट्रिक फील्ड मिलती है तो ये पॉजिटिव की तरफ मूव करने लगेगा। सो ये मूव करने लगते हैं एनोड की तरफ अंडर एन इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू अ मीडियम और मैट्रिक्स। एक मीडियम अगार एगरोस प्रोवाइड किया जाता है, उसके थ्रू ये मूव करने लगते हैं। अभी इसका डायग्राम भी दिखाते हैं। सो नाउअडेज मोस्ट कॉमनली यूज मैट्रिक्स इज एगरोस। एगरोस सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। ये एक मैट्रिक्स होता है, जेली फॉर्म में होता है। जब इसको मिक्स किया जाता है वाटर के साथ तो ये जेली फॉर्म में बन जाता है और फिर इसको वही इलेक्ट्रोफोरेसिस के टब में डाल दिया जाता है। तो वहाँ पे इसमें फिर हम लोग डीएनए इंसर्ट करते हैं, डीएनए के जो फ्रेगमेंट्स होते हैं। अब वो डीएनए के फ्रेगमेंट्स को जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है तो वो मूव करने लगते हैं पॉजिटिव चार्ज की तरफ, क्योंकि डीएनए क्या होते हैं, नेगेटिव चार्ज होते हैं। अब पॉजिटिव चार्ज इनको अट्रैक्ट करते हैं तो वो मूव करने लगते हैं। ठीक है, सो आज के टाइम में एगरोस को यूज किया जाता है, दैट इज अ नेचुरल पॉलीमर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सीवीड्स। सीवीड से इसको निकाला जाता है, जो एगरोस होता है उसको। ओके, ये जो डीएनए फ्रेगमेंट होते हैं ये रिजॉल्व होते हैं, सेपरेट होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर साइज। अच्छा एक बात बताइए, कोई जैसे यहाँ पे है, ये पूरा मैट्रिक्स है ना, ये पूरा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का टब है और ये पूरा मैट्रिक्स है। अब ये जो मैट्रिक्स है जैसे हम कह रहे हैं ये जेली फॉर्म में है, तो जेली फॉर्म में तो इसमें छोटे छोटे पोल्स होंगे। अब जब हम यहाँ पे डीएनए को ऐड ऑन करेंगे तो छोटे छोटे जो डीएनए फ्रेगमेंट्स होंगे वो जल्दी जल्दी मूव करने की कोशिश करेंगे ना, वो ज़्यादा दूर तक चले जाएंगे। मान लीजिए ये हमारे डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं, ये आपके डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं, तो अब जो छोटा वाला होगा वो यहाँ पहुँच जाएगा जल्दी से, और जो बड़े बड़े वाले होंगे वो थोड़े देर से पहुँचेंगे। यहाँ पे यही कहने का मतलब है कि साइज का इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि जैसे अगर हम लोग सीविंग करते हैं, आटे चालते हो ना जब मम्मी रोटी बनाती हैं तो उसमें क्या होता है, सीविंग करते हैं ना आटे की, वो जो सीव होता है तो उसमें से जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं जल्दी निकल जाते हैं और बड़े पार्टिकल्स जल्दी नहीं निकल पाते। तो वही प्रोसेस यहाँ भी है कि छोटे डीएनए मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो फास्ट मूव करते हैं और फर्दर आगे तक मूव कर जाते हैं, जबकि जो बड़े वाले मॉलिक्यूल्स हैं वो धीरे धीरे मूव करते हैं, बिकॉज एगरोस की मैट्रिक्स है, यहाँ पे जाल बिछा हुआ है। ठीक है, so sieving effect provide the agarose gels, hence the smaller fragment size are farther it move। जो छोटे छोटे साइज के होंगे वो आगे बढ़ते जाते हैं। उसके बाद देखिए जो सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट होते हैं इसको हम लोग विजुअलाइज करते हैं ओनली आफ्टर स्टेनिंग द डीएनए विथ अ कंपाउंड विच इज नोन एज इथिडियम ब्रोमाइड। इसे शॉर्ट फॉर्म में हम लोग ETBR भी कहते हैं, ETBR, इथिडियम ब्रोमाइड। जो अब देखो डीएनए को कलर करने की क्या जरूरत है, क्योंकि आपको पता है आपकी बॉडी के जो सेल्स होते हैं वो कितना छोटा होता है, वो कलरलेस होता है ना। बायोलॉजी जो होती है दैट इज टोटली कलरलेस, इसका कोई कलर नहीं है। अब आप कहोगे रेड दिखता है वो दिखता है, तो बिकॉज ऑफ योर ब्लड, वो रेड दिखता है पिंक दिखता है बिकॉज ऑफ योर ब्लड। तो अब जब हम एक छोटे से सेल की बात कर रहे हैं, ये सेल ही कलरलेस होगा, इसका डीएनए भी कलरलेस होगा। तो अब इस कलरलेस डीएनए को, एगरोस ट्रांसपेरेंट है, वाइट कलर का है, आप मान सकते हो इसे। ठीक है, तो ये जो सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट है ये हम जब इस टब में डालते हैं एगरोस वाले, तो यहाँ पे इसको इंसर्ट किया जाता है। अब जब ये ट्रांसफर होता है तो ये दिखेगा कैसे,
ऑलरेडी वो भी वाइट है जो एगरोस है, और जो डीएनए ये भी वाइट है। ठीक, तो अब क्या करेंगे, अब हम लोग डीएनए को कलर कर देते हैं। कलरिंग के जो स्टेनिंग के लिए डाई यूज करते हैं, कंपाउंड यूज करते हैं, दैट इज नोन एज ETBr, इथीडियम ब्रोमाइड, और फिर हम लोग इसको एक्सपोज करते हैं यूवी रेडिएशन में ताकि वो हमें दिखाई पड़ सके। ठीक, मजा आ रहा है ना। नाउ रिजल्ट आता है ब्राइट ऑरेंज कलर बैंड ऑफ डीएनए इन ETBr ब्रोमाइड स्टैंड जेल एक्सपोज टू यूवी लाइट। जब हम लोग उसको एक्सपोज करते हैं यूवी लाइट में तो ये ब्राइट ऑरेंज कलर का डीएनए हमें दिखाई पड़ता है। ये जो पूरा प्रोसेस ETBr के साथ हम लोग कर रहे हैं तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है विजुअलाइजेशन के लिए। फाइन, चलिए नाउ सेपरेटेड बैंड्स जो होते हैं डीएनए के, ये कट किए जाते हैं फ्रॉम द एगोरोस जेल। ये जो एगोरोस जेल था यहाँ पे, तो यहाँ पे मान लीजिए डीएनए पहुँच गया, यहाँ पे डीएनए पहुँच गया हमारा। अब क्या करेंगे, अब हम लोग करते ये हैं कि इसको सेपरेट करने की कोशिश करते हैं, यहाँ से कट करने की कोशिश करते हैं, इससे निकालेंगे ना। ये तो हमारा एक टूल था जिसको हमने यूज़ किया, तो अब क्या करेंगे, अब इसको निकालने की कोशिश करेंगे। सो जो सेपरेटेड बैंड डीएनए होते हैं ये कट होते हैं फ्रॉम द एगरोस जेल और एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं जेल पीसेस। जो ये जेल के पीसेस है इसको निकाल लिया जाता है। दिस स्टेप इज नोन एज इल्यूशन। इस स्टेप को क्या कहते हैं हम लोग, इल्यूशन कहते हैं। नाम याद रखिएगा किस स्टेप को क्या कहते हैं। अब जो डीएनए फ्रेगमेंट होते हैं ये प्यूरिफाइड होते हैं इन दिस वे आर यूज्ड इन कंस्ट्रक्टिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए बाय जॉइनिंग देम विथ अ क्लोनिंग वेक्टर। निकाल लिया डीएनए, एगरोस भी है यहाँ पे, तो अब एगरोस से भी तो हमें डीएनए निकालना होगा, तभी तो इसको हम दूसरे किसी प्लांट में या किसी ऑर्गेनिज्म में डालेंगे। तो अब उसको डालने के लिए हमें डीएनए फ्रेगमेंट प्यूरिफाइड फॉर्म में चाहिए होता है ताकि फर्दर हम इसको वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करवा सके, ऐड ऑन करवा सके। ठीक है, तो वो हमारा क्लोनिंग वेक्टर बन जाता है। ये देखिए यही है पूरा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। देखिए यहाँ पे ये पूरा एक टब टाइप का है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये वेल्स बने होते हैं, ये वेल्स हैं। यहीं पे हम लोग एक छोटे छोटे पिपेट्स आते हैं, माइक्रो पिपेट, तो उससे हम लोग डीएनए ऐड करते हैं, जो सोल्यूशन हम निकालते हैं उससे। तो अब ये पूरा एगरोस जेल भरा पड़ा है यहाँ पे, और इससे देखो जो छोटे छोटे हैं, स्मॉलेस्ट हैं, वो यहाँ आगे आ गए हैं, है ना। उससे थोड़े बड़े यहाँ हैं, उससे थोड़े बड़े ये हैं, उससे थोड़े जो थिक थिक हैं वो सब पीछे पीछे हैं। इसका मतलब कि जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो जल्दी जल्दी मूव करके आगे बढ़ गए हैं, इस डायरेक्शन में इनका मूवमेंट हो रहा है, तो वो आगे बढ़ गए, और बाकी जो बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, वो पीछे ही रह गए। ठीक है, ये आपके जो ब्लैक ब्लैक कलर के यहाँ पे दिख रहे हैं, दे आर डीएनए बैंड्स। ये डीएनए के बैंड्स हैं, और फिर यहाँ पहुँचने के बाद उसको कट करके निकाल लिया जाता है, इल्यूशन किया जाता है, फिर डीएनए फ्रेगमेंट हमें प्यूरिफाइड फॉर्म में मिल जाते हैं। चलिए, क्लोनिंग वेक्टर। क्लोनिंग वेक्टर क्या है, प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफाज के पास एबिलिटी होती है टू रेप्लिकेट विद इन द बैक्टीरियल सेल। जो बैक्टीरिया के सेल्स होते हैं उसमें इनका रेप्लिकेशन हो जाता है, इनके पास इतनी कैपेबिलिटी होती है प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफाजेस के। ये इंडिपेंडेंट होते हैं ऑफ द कंट्रोल ऑफ क्रोमोसोमल डीएनए, इंडिपेंडेंट होते हैं क्रोमोसोमल डीएनए के ये। ठीक, देखो होता क्या है, जैसे ही कोई वेक्टर या प्लाज्मिड या ये बैक्टीरियोफाज है, तो इसको जब हम लोग बैक्टीरियल सेल में डालते हैं ना, मान लीजिए जैसे प्लाज्मिड का अगर स्ट्रक्चर बनाए हम, तो ये कुछ ऐसा प्लाज्मिड का स्ट्रक्चर होता है। ओके, और ये ऐसे होते हैं, ऐसे प्लाज्मिड के स्ट्रक्चर होते हैं। अब इसको क्या करना है, अपना डीएनए, इसके पास डीएनए है, तो ये क्या करेगा, एक बैक्टीरिया सेल है तो इसके पास आएगा, ये यहाँ पे सिट डाउन कर जाता है, अब फिर धीरे 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 ये अपना डीएनए इस बैक्टीरिया के सेल में ट्रांसफर कर देता है, ये जो बैक्टीरिया सेल है। ओके, अब बैक्टीरिया का सेल क्या करेगा, इसके पास भी जेनेटिक मटेरियल है, इसने भी अपना जेनेटिक मटेरियल दे दिया, तो ये उसी के साथ फिर रेप्लिकेशन करने लगता है, अपना फिर से आगे काम करने लगता है, उस इस डीएनए, इस जेनेटिक मटेरियल को और अपने जेनेटिक मटेरियल दोनों को वो रेप्लिकेट करने लगता है।
ठीक है। आपको अगर एक इंटरेस्टिंग बात बताएं तो जो गंगा जी का पानी होता है, रिवर गंगा का, उसमें बैक्टीरियोफाजेस पाए जाते हैं और उसी बैक्टीरियोफाजेस की वजह से गंगा का पानी कभी बदबू नहीं करता। अगर हम साल 2 साल 5 साल 10 साल भी रख दें तो वो कभी स्मेल नहीं करता, बल्कि आप अगर नॉर्मल टैप वाटर रख देंगे तो उसमें से स्मेल आने लगती है, बदबू आने लगती है, बिकॉज ऑफ दिस बैक्टीरियोफाज। ये बैक्टीरियोफाज होता है जिसकी वजह से स्मेल नहीं आती है। चलिए, बैक्टीरियोफाज के पास हाई नंबर होते हैं। बैक्टीरियोफाज बिकॉज ऑफ देयर हाई नंबर पर सेल दे हैव वेरी हाई कॉपी नंबर्स ऑफ देयर जीनोम। इनके पास बहुत ज़्यादा कॉपी नंबर में जीनोम होते हैं विद इन द बैक्टीरियल सेल, जब ये बैक्टीरियल सेल में डालते हैं। कुछ प्लाज्मिड होते हैं, may have only 1 or 2 copies per cell, whereas other may have 15 to 100 copies पर सेल। कुछ प्लाज्मिड होते हैं, इनके एक ही 2 कॉपी बन पाते हैं, जबकि कुछ और सेल्स होते हैं जिनकी 15 to 100 कॉपीज बन जाती हैं। ये सारा प्रोसेस होने के बाद, जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होने के बाद। नाउ जब एलियन पीस ऑफ डीएनए को लिंक किया जाता है, ये यहाँ पे मतलब जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होने के पहले की बात हो रही है। अब यहाँ पे जब एलियन पीस ऑफ डीएनए मतलब कोई फॉरेन डीएनए को इंसर्ट किया जाता है बैक्टीरियोफाज और प्लाज्मिड डीएनए, तो ये मल्टीप्लाई करते हैं इक्वल नंबर ऑफ कॉपीज। जैसे मान लीजिए ये डीएनए का स्ट्रैंड था, ओके, अब ये नया वाला स्ट्रैंड आ गया इसके पास, ठीक। तो अब ये बताओ कि अगर इसकी कॉपी होगी तो क्या सिर्फ ये वाला ही बढ़ेगा, ये ब्लैक वाला नहीं बढ़ेगा, या जो नया वाला है वो नहीं बढ़ेगा? तो भाई दोनों की कॉपीज बढ़ती हैं, क्योंकि रेप्लिकेशन होगा तो ये पूरा का पूरा ही रेप्लिकेशन होगा ना। जितनी डीएनए के सीक्वेंसेस इसके बनेंगे उतने ही इसके भी बनेंगे, तो जितना ज़्यादा ये काम करेगा उतना ही ज़्यादा ये भी काम करेगा। बात समझ में आई? इट कैन बी मल्टीप्लाइड इन नंबर इक्वल टू द कॉपी नंबर ऑफ प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफाजेस। जितने उसके जीन्स हैं उतने ही उसके भी जीन्स होंगे, उतना ही उसका भी रेप्लिकेशन होगा, उतनी ही उसकी भी कॉपीज बनेंगी। ओके, सो फीचर्स टू फैसिलिटेट क्लोनिंग इनटू अ वेक्टर। कौन कौन से फीचर होने चाहिए क्लोनिंग के लिए? सबसे पहले है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जिसे हम लोग ORI भी कहते हैं। ये क्या होता है? ये सीक्वेंस होते हैं जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। कोई भी सीक्वेंस होगा ना, जैसे अगर मान लीजिए किसी भी कपड़े को कट करना है, एक बड़ा सा बहुत लंबा कपड़ा है 10-20 मीटर का, तो उसको हमें कट करना होगा, तो कोई एक ओरिजिन साइट तो होगी ना जहाँ से हम उसको कट करेंगे। तो इसका भी एक ओरिजिन साइट होता है और वहीं से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, तो उसे ही हम लोग कहते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। This is a sequence from where replication start, and any piece of DNA when linked to the sequence can be made replicate within the host cell। यहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है और कोई डीएनए जो होता है वो लिंक करता है सीक्वेंसेस के साथ, तो उसका भी रेप्लिकेशन होस्ट सेल में यहीं से स्टार्ट हो जाता है। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से बेसिक काम ये होता है कि रेप्लिकेशन की ओरिजिन होती है, रेप्लिकेशन की शुरुआत होती है, नाम से ही ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो ये जो सीक्वेंस होते हैं रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर कंट्रोलिंग द कॉपी नंबर ऑफ द लिंक्ड डीएनए। कितने डीएनए लिंक डीएनए को ये कंट्रोल करते हैं कि उसकी कॉपीज कितनी बनानी है। यही जो सीक्वेंस होता है यही उसको कंट्रोल करता है। सो इफ वन वांट टू रिकवर मेनी कॉपीज ऑफ द टारगेट डीएनए, इट शुड बी क्लोन इन वेक्टर वेयर ओरिजिन सपोर्ट हाई कॉपी नंबर। तो अगर कोई चाहता है कि जो रिकवर मतलब बहुत सारी कॉपीज बन जाए उसके डीएनए की, तो उसको क्या करना होगा? उसको ऐसे टारगेट पे डीएनए को इंसर्ट करना होगा जहाँ से क्लोनिंग के चांसेस ज़्यादा हो, जहाँ से रेप्लिकेशन के चांसेस ज़्यादा हो। तो ही रेप्लिकेशन जितना ज़्यादा होगा तो कॉपीज भी उतनी ज़्यादा बनेंगी, हाई कॉपी नंबर हमें मिल जाएगा। इसके बाद सेलेक्टेबल मार्कर, ये क्या होते हैं? See, in addition to ORI, the vector require, जो ORI के एडिशन के लिए, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के एडिशन के लिए वेक्टर को रिक्वायर होते हैं एक सेलेक्टेबल मार्कर, जो कि हेल्प करते हैं आइडेंटिफाई और एलिमिनेट करने में नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स। हर चीज़ ट्रांसफर नहीं हो सकती, तो उसको भी तो आइडेंटिफाई और एलिमिनेट करने के लिए कोई चाहिए। जैसे मान लीजिए एक क्राउड आ रहा है, तो उसमें से हमें चाहिए कि हमें ऐसे ही लोग मिलें जो सिर्फ और सिर्फ हाईली एजुकेटेड हो। अब उस क्राउड में तो बहुत लोग आ रहे हैं, तो अब हम क्या करेंगे? वहाँ पे एक बैरियर लगा देंगे, चेक करेंगे कि कितने लोग हाईली एजुकेटेड हैं। ओके, उसके बाद हमें एक
प्योर फॉर्म में लोग मिल जाएंगे जो हाईली एजुकेटेड है, फॉर एग्जाम्पल। तो यहाँ पे भी ऐसी चीज़ों को एलिमिनेट करने के लिए जिसकी इनको रिक्वायरमेंट नहीं है, जो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स हो, मतलब जिसको हमें ट्रांसफ़र नहीं करना है, उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं कि इन्हें हमें ट्रांसफ़र करना है, या मतलब कोई ज़रूरत नहीं है उनको ट्रांसफ़र करने की, तो उसको रोकने के लिए भी तो कोई चाहिए ना। तो ये होते हैं सेलेक्टेबल मार्कर, और सेलेक्टेबल मार्कर पहले आइडेंटिफाई करते हैं, फिर एलिमिनेट करते हैं नॉन ट्रांसफरमेंट्स को, जिनको हमें ट्रांसफ़र नहीं करना है डीएनए के साथ, ठीक है। एंड सेलेक्टिवली परमिएटिंग द ग्रोथ ऑफ ट्रांसफॉर्मेट, और फिर सेलेक्टिवली परमिएट करते हैं कि ठीक है तुम जाओ तुम जाओ तुम जाओ, तुम्हारी ज़रूरत है। तो ऐसे 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 करके ये फिल्टरेशन करते हैं, पहले आइडेंटिफाई करेंगे फिर एलिमिनेट कर देते हैं। गॉट इट? ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है ये प्रोसीजर होता है थ्रू विच अ पीस ऑफ डीएनए इज इंट्रोड्यूस इनटू द बैक्टीरियम। ट्रांसफॉर्मेंट एक प्रोसीजर होता है। ट्रांसफॉर्मेशन की अगर बात करें तो ट्रांसफॉर्मेशन मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को किसी में ट्रांसफ़र करना। तो ये भी एक प्रोसीजर होता है जिससे हम लोग डीएनए के एक पीस को इंट्रोड्यूस करते हैं किसी होस्ट बैक्टीरिया में। ये होस्ट बैक्टीरिया है और डीएनए का ये पीस हमें इंसर्ट करना है, तो ये हमें आइडेंटिफाई होना चाहिए कि कौन से पीस को करना है, और इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, नॉर्मली द जीन्स एनकोडिंग रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स सच एज एम्पिसिलिन, क्लोरोमेफिनोकॉल, टेट्रासाइक्लिन और कैनामाइसिन, ये कंसिडर किए जाते हैं यूजफुल सेलेक्टेबल मार्कर फॉर ई कोलाई। जो नॉर्मल ई कोलाई सेल होते हैं ये कैरी नहीं करते रेजिस्टेंट अगेंस्ट ऑफ दीज एंटीबायोटिक। देखो, जो हमने जो ई कोलाई बनाया, मतलब ई कोलाई एक ऑर्गेनिज्म है और उसको हमने डीएनए के चेंजेस कर दिए। अब जो पहले से नॉर्मल ई कोलाई है उसके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट का मतलब कि उसके ऊपर एंटीबायोटिक का कोई इफेक्ट नहीं। तो हमने क्या किया, कुछ एंटीबायोटिक जीन्स लिए, उस जीन्स को इस जो पुराना वाला हमारे पास ई कोलाई था उसमें डाल दिया। अब ये नया ई कोलाई बन गया क्योंकि इसके पास तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट है ना। पुराने वाले ई कोलाई के पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट नहीं था, तो अब हमने एक जीन डाल दिया इसमें जो कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट है, तो ये बन गया नया ई कोलाई एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, और इसको यूज किया जाता है सेलेक्टेबल मार्कर के फॉर्म में। ओके, नाउ क्लोनिंग साइट्स क्या होती हैं? क्लोनिंग साइट्स होती हैं इन ऑर्डर टू लिंक द एलियन डीएनए द वेक्टर नीड टू हैव वेरी फ्यू प्रेफरेबल सिंगल रिकॉग्निशन साइट फॉर कॉमनली यूज्ड रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। देखो, एक कोई पर्टिकुलर साइट होगी जहाँ से क्लोनिंग हो सकेगी, है ना। तो अब वो साइट भी हमें आइडेंटिफाई करना है कि जो एलियन डीएनए को इंसर्ट कहाँ करना है। तो अब एलियन डीएनए को लिंकअप करने के लिए हमें वेक्टर की नीड होगी, जो वेक्टर उसको लेके जाए। वेक्टर का मतलब जो उसको लेके जाए। प्रेफरेबली ये सिंगल होने चाहिए, इनकी रिकॉग्निशन साइट होनी चाहिए फॉर कॉमनली यूज रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं उसके लिए उनके पास रिकॉग्निशन साइट होनी चाहिए, तभी तो वो जाएंगे, नहीं तो कैसे जा पाएंगे, पॉसिबल ही नहीं है। चलिए, presence of more than one recognition site within the vector will generate several fragment which will complicate the gene cloning। अच्छा, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि अगर एक से ज़्यादा रिकॉग्निशन साइट होंगे, जैसे किसी एंजाइम के पास एक से ज़्यादा रिकॉग्निशन साइट है, तो वो क्या करेगा, ये डीएनए है तो अब इस डीएनए को इसने कई जगह कट कर देगा। एक से ज़्यादा रिकॉग्निशन साइट होगी तो वो कई जगह कट कर देगा और बहुत सारे फ्रेगमेंट्स का फॉर्मेशन हो जाएगा, जिससे कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा कि जीन की क्लोनिंग करनी कहाँ से है। अब जब पता ही नहीं भाई कि इतने सारे फ्रेगमेंट्स बन गए हैं और जीन की क्लोनिंग हम शुरू कहाँ से करें, तो कैसे काम होगा, कन्फ्यूजन हो जाएगी ना। दैट्स वाई the ligation of alien DNA is carried out a restriction site present in one of two antibiotic resistant जीन। जो लाइगेशन होते हैं एलियन डीएनए के, इनके पास सिर्फ एक ही रिस्ट्रिक्शन साइट होती है, ये सिर्फ एक ही रिस्ट्रिक्शन साइट कैरी करते हैं जो कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट होते हैं, ताकि ये सिर्फ एक ही फ्रेगमेंट पे कट कर सके। बहुत ज़्यादा फ्रेगमेंट्स पे कट कर देने से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाता है कि फिर डीएनए आके ऐड कहाँ हो,
उसके लिए भी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अब यहाँ पे डीएनए को ऐड करने के लिए सिर्फ एक ही साइड कट की गई और वहाँ से ऐड ऑन हो जाता है वो। ठीक, चलिए जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करें तो अ फॉरेन डीएनए कैन बी लाइगेटेड एट द BAM H1 साइट ऑफ टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन इन वेक्टर PB322 PBR322। देखो अगर एग्जाम्पल की बात करें तो एक फॉरेन डीएनए को लाइगेट किया गया BAM H1 साइट में जो कि टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन था, मतलब टेट्रासाइक्लिन का उस पर कोई इफेक्ट नहीं था और वो वेक्टर PBR322 में। उसके बाद ये जो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड होते हैं ये लूज कर देते हैं टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट को। जो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड होते हैं ये लूज करते हैं, लॉस करते हैं टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट को ड्यू टू इंसर्शन ऑफ फॉरेन डीएनए बट कैन स्टिल बी सेलेक्टेड फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट वंस बाय प्लेटिंग द ट्रांसफॉर्मेंट्स ऑन टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम। अब देखो ये क्या करते हैं, ये जो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड होते हैं ये लूज कर दिए टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट को। क्यों लूज किए? क्योंकि इनके पास इंसर्शन हुआ था फॉरेन डीएनए का। ठीक है, ये पहले से ही ये जो प्लाज्मिड थे ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट थे, लेकिन जैसे ही इसमें फॉरेन डीएनए डाला गया तो ये लूज कर दिए वो प्रॉपर्टी। अब उसके बाद फिर भी इसको सेलेक्ट किया गया आउट फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट वन but can still be selected out from non-recombinant ones by plating the transformates on the tetracycline containing medium। फिर इसको प्लेटिंग की गई ट्रांसफॉर्मेंट्स को ताकि वो टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम में फिर से उसकी प्लेटिंग की गई। अब देखिए जरा आगे, जो ट्रांसफॉर्मेंट्स होते हैं ये ग्रो किए एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम में और फिर इसको ट्रांसफर किया गया मीडियम कंटेनिंग टेट्रासाइक्लिन। पहले टेट्रासाइक्लिन मीडियम में इसको ग्रो करवाया गया, फिर एम्पिसिलिन में इसको ट्रांसफर किया गया, फिर से इसको ट्रांसफर किया गया टेट्रासाइक्लिन में। अब जो रिकॉम्बिनेंट्स थे वो ग्रो किए इन एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम बट नॉट ऑन द कंटेनिंग टेट्रासाइक्लिन। तो अब यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट एम्पिसिलिन में तो ग्रो किए पर टेट्रासाइक्लिन वाले मीडियम में ये ग्रो नहीं कर पाए, बट non-recombinant will grow on the medium containing both the antibiotics। ये तो recombinant थे, अब जो non-recombinant थे वो ग्रो किए इन दोनों मीडियम पे, जो टेट्रासाइक्लिन और एम्पिसिलिन का मीडियम था इन दोनों मीडियम पे नॉन रिकॉम्बिनेंट्स वाले ग्रो अप किए। इस केस में वन एंटीबायोटिक जीन जो होते हैं ये हेल्प करते हैं सिलेक्टिंग द ट्रांसफॉर्मेंट्स। इससे हमें क्या मिलेगा? इस पूरे सिलेक्शन के प्रोसीजर से हमें मिलेगा कि हमें एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन मिल गया जो इस ट्रांसफॉर्मेंट में है, जहाँ पे अदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन जो होते हैं इनएक्टिवेटेड ड्यू टू इंसर्शन। जब उसको एलियन डीएनए में इंसर्ट किया जाता है तो वो इनएक्टिवेट हो जाते हैं, जो दूसरा वाला था। ठीक है, whereas जो अदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन था, एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन तो हमें मिल गया जो ट्रांसफॉर्मेंट्स में हेल्प करता है, दूसरा जो था उसको जब एलियन डीएनए में हेल्प किया गया तो वो इनएक्टिवेट हो गया, उसका मतलब कोई काम ही नहीं रहा। ओके, सो एंड हेल्प इन सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट, तो इससे हमें रिकॉम्बिनेंट के सिलेक्शन में हेल्प मिलती है। फाइन, selection of recombinant due to inactivation of antibiotic is cumbersome procedure। मतलब ये एक difficult procedure है जो recombinant का इनएक्टिवेशन ऑफ एंटीबायोटिक के, मतलब आप समझ रहे होंगे कि ये सारा कितना प्रोसीजर है और उसके बाद इसको जल्दी जल्दी करना पड़ता है कि कहीं ऐसा ना हो कि डीएनए लॉस हो जाए, कहीं ऐसा ना हो मीडियम खराब हो जाए। तो इन सारे प्रोसीजर में ये एक बड़ा ही डिफ़िकल्ट प्रोसीजर है जिसकी वजह से हमें बहुत जल्दी जल्दी प्लेटिंग करनी पड़ती है। देखिए, रिक्वायर साइमल्टेनियस प्लेटिंग ऑन टू प्लेट हैविंग डिफरेंट एंटीबायोटिक, अलग अलग एंटीबायोटिक्स पे जल्दी जल्दी प्लेटिंग करनी पड़ती है और ये एक बड़ा क्रूशियल प्रोसेस है, क्रिटिकल प्रोसेस है, डिफिकल्ट प्रोसेस है, जो भी आप समझ लो। ओके, नाउ देयरफॉर अल्टरनेटिव सेलेक्टेबल मार्कर जो होते हैं इनको डेवलप किया गया विच डिफरेंशिएट रिकॉम्बिनेंट फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी। तो यहाँ से हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि उसके पास एबिलिटी कैसी है। अब कैसी एबिलिटी होनी चाहिए? टू प्रोड्यूस कलर इन द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट। क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट के प्रेजेंस में वो
कलर शो करे, उसकी इस एबिलिटी पे हम लोग उसको सेलेक्ट करते हैं। ऑल्टरनेटिव सिलेक्शन हुआ यहाँ पे, जिसमें डिफ्रेंशिएट किया गया रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट को ऑन द बेसिस ऑफ देयर कलर विच इज विजुअलाइज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट। गॉट इट? नाउ इन दिस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इंसर्ट किया जाता है व्हेन अ कोडिंग सीक्वेंस ऑफ एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज। रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इंसर्ट किया जाता है जब जो कोडिंग सीक्वेंसेस होते हैं एंजाइम के भी कोडिंग सीक्वेंसेस होते हैं, जहाँ उसको वहाँ पे इंसर्ट किया जाता है जहाँ पे बीटा गैलेक्टोसाइडेज होता है। अब इसकी वजह से these result into inactivation of the gene for the synthesis of enzyme। ये इनएक्टिवेट कर देते हैं जीन की सिंथेसिस को, जो एंजाइम के सिंथेसिस करते हैं जीन उसको इनएक्टिवेट कर देते हैं, जिसकी वजह से होता है इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, जिसे हम लोग कहते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। मतलब इंसर्ट करने की वजह से वो इनएक्टिवेट हो गए। फाइन। द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट, जो प्रेजेंस होते हैं क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट के, ये देते हैं हमें ब्लू कलर की कॉलोनीज इफ द प्लाज्मिड इन द बैक्टीरिया डज नॉट हैव एन इंसर्ट। जब उसको इंसर्ट नहीं किया जाता है, जो बैक्टीरिया का प्लाज्मिड होता है उसको इंसर्ट नहीं किया जाता है, तो वो हमें एक ब्लू कलर देते हैं क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट में। फाइन। नाउ presence of insert result into the insertional inactivation of beta galactosidase gene and the colonies do not produce any color, they are identified as recombinant colony। अब जो present हैं हमारे इंसर्ट रिजल्ट में, जब हम लोग उसको इंसर्ट कर रहे हैं तो इंसर्शनल इनएक्टिवेशन जो दिखा रहे हैं बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन के, तो ये कोई कलर नहीं दिखाते हैं। अब ये कलर नहीं दिखाएंगे, कोई कलर नहीं प्रोड्यूस करते हैं, तो उसके बिहाफ पे हम लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज हैं। और ये क्या थी? नॉन रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज, मतलब ये इनएक्टिवेट दे रही थी, तो हमें रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज मिल गई। ठीक, चलिए। E. coli cloning vector PBR322 showing restriction site ORI, origin of replication, and antibiotic resistant gene rope codes for protein involved in the replication of the plasmid। ये देखिए ये पूरा डायग्राम, यहाँ पे ये प्लाज्मिड का डायग्राम दिखाया गया है कि इसमें रेप्लिकेशन, ओरिजिन ऑफ साइट, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, रोप कोड्स जो प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं, प्रोटीन की सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं, तो उनका रेप्लिकेशन इसी साइट से होता है। ये PBR322 का डायग्राम है। ठीक है, चलिए। वेक्टर फॉर क्लोनिंग जीन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब जो वेक्टर्स होते हैं क्लोनिंग जीन में प्लांट्स और एनिमल्स के, ये क्या होते हैं? एक टेक्निक होती है ट्रांसफरिंग ऑफ जीन। जीन को ट्रांसफर कर दिया जाता है इनटू प्लांट्स एंड एनिमल फ्रॉम बैक्टीरिया एंड वायरसेस हैव बीन नोन फॉर एजेस। एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया या वायरस से कोई जीन निकाल के प्लांट के अंदर उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और फिर उनकी क्लोनिंग होने लगती है। इसी को मतलब ये काफ़ी टाइम से चल रहा है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि हम प्लांट को प्रोटेक्ट कर सके कुछ पर्टिकुलर पर्पस के लिए, जैसे कुछ पर्टिकुलर इंसेक्टिसाइड से, पेस्टिसाइड से, वीडिसाइड से। तो ये टेक्निक यहाँ पे यूज़ की जाती है। ठीक है, जैसे अगर बात करें एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस की, तो ये एक पैथोजन होते हैं ऑफ सेवेरियल डाइकॉट प्लांट्स, कई सारे डाइकॉट प्लांट के, जो कि अबल करते हैं डिलीवर अ पीस ऑफ डीएनए, जिसे हम लोग कहते हैं टीडीएनए। ये प्लांट में अपना एक डीएनए पास कर देते हैं और उसे हम लोग कहते हैं टीडीएनए, जो कि ट्रांसफर करते हैं नॉर्मल प्लांट सेल में और फिर वो क्या बन जाते हैं, वहाँ पे ट्यूमर सेल्स बन जाते हैं। दे फॉर्म into a tumor and direct these tumor cell to produce the chemical required by the pathogen, और फिर ये केमिकल प्रोवाइड करते हैं पैथोजन के लिए। वैसे अगर बताएं तो इनको हम लोग नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर भी कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसमें। अब ये जो ट्यूमर इंड्यूसिंग टीआई प्लाज्मिड होते हैं, इसको शॉर्ट फॉर्म में टीआई प्लाज्मिड कहते हैं, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस के, तो ये एक मॉडिफाइड, इनको मॉडिफाई किया गया इनटू अ क्लोनिंग वेक्टर, जो कि फिर पैथोजेनिक नहीं था। पहले ये प्लांट में ट्यूमर को फॉर्म कर रहा था, फिर इसमें कुछ चेंजेस किए गए। ओके, तो इसको मॉडिफाई किया गया विच इज नो मोर पैथोजेनिक टू द प्लांट।
ये प्लांट के लिए पैथोजेनिक नहीं था, बट इज स्टिल एबल टू यूज द मैकेनिज्म टू डिलीवर जीन ऑफ आवर इंटरेस्ट इनटू अ वैरायटी ऑफ प्लांट। लेकिन इसने क्या किया, इसकी टेक्निक को हमने यूज किया। इसकी टेक्निक को हमने इसलिए यूज किया या फिर कि ये ट्यूमर को ना कॉज करके जो हम चाहते हैं वो जीन ये ट्रांसफर कर दे प्लांट में, और फिर प्लांट को जो जीन चाहिए वो मिल जाएगा, फिर हम जैसा रिजल्ट चाहते हैं वैसा मिल जाएगा। तो हमने इसकी मैकेनिज्म को इसी पे यूज किया, लेकिन ट्यूमर सेल्स अब नहीं फॉर्म हो रहे थे। Similarly, retrovirus have also been disarmed and now used to deliver desirable gene into animal cell. तो सेम ऐसे ही रेट्रोवायरसेस को भी यूज़ किया जाता है जो कि डिलीवर करते हैं कोई पर्टिकुलर जो हम डिज़ायर है, जो हम चाहते हैं उन जीन को वो डिलीवर करते हैं। So, once a gene or DNA fragment has been ligated into a suitable vector, it is transferred into a bacterial, plant or animal host. जब कोई DNA का फ्रेगमेंट लाइगेट कर दिया जाता है किसी सुटेबल वेक्टर में, तो फिर वो बड़े इजीली ट्रांसफ़र कर देते हैं अपने जीन को बैक्टीरिया में, प्लांट में या फिर एनिमल में। तो ये जिनमें ट्रांसफ़र किया जाता है इसे हम लोग होस्ट कहते हैं, और फिर ये डीएनए जाके वहाँ पे मल्टीप्लाई होने लगता है, उसका रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाता है। जो प्रोसेस हमने देखा था उसी प्रोसेस के थ्रू। गॉट इट? चलिए, कंपोनेंट होस्ट क्या होते हैं? सी, in order to force bacteria to take up the plasmid, the bacterial cell must first be made by competent to take up DNA. competent का मतलब क्या होता है? जैसे किसी को फोर्स किया जा रहा है, जैसे यहाँ पे फोर्स किया जा रहा है बैक्टीरिया को ताकि वो प्लाज्मिड को ले सके। यहाँ पे बैक्टीरिया को फोर्स किया जा रहा है कि वो प्लाज्मिड को ले सके, और बैक्टीरियल सेल के पास क्या होना चाहिए? कॉम्पिटेंसी होगी तभी तो वो लेगा। तो वो कॉम्पिटेंट हो जाता है टू टेक अप डीएनए। डीएनए को लेने के लिए उसके पास कॉम्पिटेंट होना चाहिए। दिस इज डन बाय ट्रीटिंग देम विथ स्पेसिफिक कंसंट्रेशन। अब ऐसा कैसे करेंगे भाई? अब जब बैक्टीरिया ने मना कर दिया कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, तो हमें कुछ तो करना पड़ेगा। तो अब हम क्या करेंगे? तो हम इसको ट्रीट करते हैं कुछ स्पेसिफिक कंसंट्रेशन के कुछ सोल्यूशन से, कुछ इंजेक्शंस के थ्रू। वो अब देखिए आप, तो ये मना कर दिया अब इसने। अब हम क्या करेंगे? इसको एक स्पेसिफिक कंसंट्रेशन का डाइवेलेंट कैटायन प्रोवाइड करते हैं, सच एज कैल्शियम। ठीक है, कैल्शियम प्रोवाइड किया, जिसकी वजह से इंक्रीज द एफिशिएंसी विथ विच डीएनए इंटर द बैक्टीरियम थ्रू पोर्स इनटू इट्स सेल वॉल। देखो, बैक्टीरिया को हमने क्या किया? कैल्शियम के एक सोल्यूशन में डाल दिया। अब बैक्टीरिया के पास पोर्स है, ओके, और वो जो सोल्यूशन है उसमें हमने डीएनए डाल दिया है। तो अब वो जब वो सोल्यूशन, जैसे मान लीजिए ये बीकर है, ये पूरा मेरा बैक्टीरिया का सेल है, और यहाँ पे हमने कैल्शियम की लिक्विड भर दी है, उसके पास डीएनए। तो अब जैसे ही ये एंटर करेगा तो बैक्टीरिया के सेल वॉल के पास पोर्स होते हैं ना, तो उन पोर्स के थ्रू डीएनए जो होगा वो एंटर कर जाएगा इसके सेल में। बस सिंपल सी चीज़ है। ओके, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। सो recombinant DNA can be forced into such cell by incubating the cell with recombinant DNA on ice, followed by placing them briefly at 42 degrees Celsius and then putting them back on ice. देखो यहाँ पे क्या करते हैं? recombinant DNA को फोर्स किया जा रहा है कि वो सेल के अंदर जाए। अब वो सेल के अंदर कैसे जाएगा? तो उसको हम लोग एक शॉक देते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं हीट शॉक। ओके, अब यहाँ पे क्या करते हैं? पहले 42 डिग्री सेल्सियस पे रखते हैं, फिर आइस पे, फिर आइस पे, फिर 42 डिग्री सेल्सियस पे, फिर आइस पे, फिर हीट। तो ऐसे जल्दी जल्दी उसको करते हैं, तो उसके पास जो सराउंडिंग में होता है वो जल्दी से कैच करने की कोशिश करता है, जिससे उसको इस शॉक से बच जाए। सो दिस एनेबल द बैक्टीरिया टू टेक अप द रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब ये हेल्प करते हैं कि वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ले सके। पहले हमने सोल्यूशन में रखा, फिर 42 डिग्री सेल्सियस पे, फिर उसको आइस पे, फिर 42, फिर आइस, तो ऐसे ऐसे वो ले लेता है। इन अ मेथड नोन एज माइक्रो इंजेक्शन। एक दूसरा मेथड होता है जिसे हम लोग कहते हैं माइक्रो इंजेक्शन। इसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए को डायरेक्टली इंसर्ट कर दिया जाता है एनिमल सेल के न्यूक्लियस में। सेल है, सेल के पास न्यूक्लियस है। अब सोचो सेल इतना छोटा है ऑलरेडी, तो न्यूक्लियस कितना छोटा होगा, तो उसकी जो इंजेक्शन होगी वो भी छोटी होगी। उसे हम लोग कहते हैं माइक्रो इंजेक्शन। इसमें हम लोग डीएनए ले लेते हैं, जैसे इंजेक्शन लगाने के लिए हम लोग मेडिसिन ले लेते हैं उसमें, तो इसमें हम लोग डीएनए ले लेते हैं और फिर डायरेक्ट उसको
वहीं पे इंसर्ट कर देते हैं न्यूक्लियस में, जो एनिमल सेल का न्यूक्लियस होता है वहाँ पे उसको इंसर्ट कर देते हैं, तो वो डायरेक्टली चला जाता है। ओके, दूसरा मेथड होता है जो कि सुटेबल है प्लांट्स के लिए, इसमें बम्बार्डमेंट करते हैं विथ हाई वेलोसिटी ऑफ माइक्रो पार्टिकल ऑफ गोल्ड एंड टंगस्टन कोटेड विथ डीएनए। देखो यहाँ पे क्या कहते हैं, जैसे गन होती है ना, तो गन में क्या किया गया, इसके पास पार्टिकल है, हाई वेलोसिटी के माइक्रो पार्टिकल हैं जो गोल्ड और टंगस्टन के बने हुए हैं। अब ये जो गोल्ड और टंगस्टन के जो छोटे छोटे ये गोलियां हैं, इनके ऊपर डीएनए की कोटिंग कर देते हैं, और फिर जब गोली चलाएंगे तो क्या होगा, तो डायरेक्ट ये पार्टिकल्स जाते हैं सेल में, प्लांट सेल में, और वहाँ पे उस गोली के ऊपर डीएनए के फ्रेगमेंट्स लगे हुए हैं हमारे। तो ये तो भाई गोल्ड और टंगस्टन के पार्टिकल हैं, माइक्रो पार्टिकल्स हैं, तो ये डिसॉल्व हो जाएंगे। फाइन, प्लांट को इससे बहुत ज़्यादा हार्म नहीं होता, लेकिन हमारा काम तो हो गया, हमने जो डीएनए को ट्रांसफ़र करना था वो उसके ऊपर कोटेड था, अब वो वहाँ जाके डीएनए के साथ मिक्स होता है, जिसे हम लोग कहते हैं बायोलॉजिस्टिक और जीन गन। ठीक है, एंड एट द लास्ट मेथड यूज टू disarmed pathogen vector which when allowed to infect the cells transfer the recombinant DNA into the host। ये एक लास्ट मेथड है। इसमें क्या करते हैं, जो वेक्टर्स होते हैं, डिसआर्म्ड पैथोजन होते हैं, इनको वेक्टर कहते हैं, जो अलाउ करते हैं ये सेल को इन्फेक्ट करें। जब सेल इन्फेक्ट होता है तो फिर ट्रांसफर कर देते हैं रिकॉम्बिनेंट को होस्ट सेल में। तो ये आपका यहाँ पे खत्म होता है। हम लोग आते हैं अब अपने क्वेश्चन पे। सो द प्रीरिक्विजिट फॉर बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक इज to search an antibiotic producing microorganism, to isolate the antibiotic gene, to join antibiotic gene with E. coli plasmid, or all of the above। कौन सा आंसर सही होगा? The prerequisites for biotechnology production of antibiotic is, तो सारे सही हैं। तो पहले एंटीबायोटिक प्रोड्यूसिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म ढूंढेंगे, उसके बाद आइसोलेट करेंगे एंटीबायोटिक जीन को, फिर एंटीबायोटिक जीन को ई कोलाई की प्लाज्मिड के साथ ज्वाइन कर देते हैं। सो आवर आंसर इज लास्ट वन, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, सो आई होप यू डिड फॉलो द लेक्चर। सी यू इन द नेक्स्ट वन। टेक केयर, गुड बाय।